नमस्कार। भारतीय इतिहास में ना एक ऐसा दौर था जिसने देश की तकदीर ही बदल कर रख दी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की। चलिए इसके उदय और पतन की इस शानदार कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ना जरा इसके पैमाने को समझते हैं। ये कोई 10-20 साल की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं पूरे 320 सालों की। सोचिए कितना लंबा समय है ये। और इतने लंबे समय में भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, समाज और संस्कृति पर इसकी एक गहरी, कभी ना मिटने वाली छाप पड़ना तो लाजमी था। और मजे की बात यह है कि ये 320 साल किसी एक खानदान ने राज नहीं किया, नहीं, बल्कि 5 अलग अलग राजवंश आए और गए, और हर एक ने दिल्ली पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं और इनकी कहानी को एक एक करके समझते हैं। तो इस विशाल सल्तनत की कहानी शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है गुलाम वंश से, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं। और इसी वंश ने भारत में एक बिल्कुल नए शासन की नींव रखी। बात है साल 1206 की। मोहम्मद गोरी की मौत हो जाती है और उसके बाद उसका एक बहुत ही काबिल सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। वही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है और हाँ, उसी शानदार मीनार की नींव भी रखता है जिसे आज पूरी दुनिया कुतुब मीनार के नाम से जानती है। अब ऐबक के बाद गद्दी पर बैठता है उसका दामाद इल्तुतमिश। और जानते हैं, कई इतिहासकार तो ऐबक को नहीं बल्कि इल्तुतमिश को ही सल्तनत का असली संस्थापक मानते हैं। क्यों? क्योंकि वही था जिसने बिखरे हुए इलाकों को जोड़ा और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। इल्तुतमिश के काम वाकई कमाल के थे। उसने प्रशासन चलाने के लिए एकता प्रणाली को व्यवस्थित किया, जिससे कह सकते हैं कि साम्राज्य पर कंट्रोल मजबूत हो गया। फिर अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए चांदी के टंका और तांबे के जीतल जैसे स्टैंडर्ड सिक्के चलाए। और शायद उसकी सबसे बड़ी कामयाबी अपनी सूझबूझ से चंगेज खान जैसे बड़े खतरे से सल्तनत को बचा लेना थी। इल्तुतमिश के बाद जो हुआ उसने तो इतिहास ही रच दिया। गद्दी पर बैठी उसकी बेटी रजिया सुल्तान। सोचिए, भारत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान। वो एक बहुत ही काबिल और बहादुर शासक थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस जमाने के जो तुर्की अमीर थे ना, वो एक औरत के नीचे काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और बस इसी बात ने और उनके खिलाफ हुए षड्यंत्रों ने आखिर में उनकी जान ले ली। गुलाम वंश के आखिरी पावरफुल शासक की बात करें तो वो था बलबन। बलबन ने सुल्तान के पद की इज्जत और ताकत दोनों को वापस लाने के लिए बहुत ही सख्त नीतियां अपनाई। उसने खुद को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की परछाई कहना शुरू कर दिया। मतलब साफ था कि कोई भी उसकी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत ना करे। तो गुलाम वंश का सूरज डूबा और फिर उदय हुआ खिलजी वंश का। और इनके आने के साथ ही सल्तनत के विस्तार और नियंत्रण का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और इस वंश का सबसे बड़ा नाम अलाउद्दीन खिलजी, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सेनापति जिसने सल्तनत की सरहदों को खींचकर दक्षिण भारत तक पहुंचा दिया। उसने सिर्फ रणथंबोर और चित्तौड़ जैसे किले ही नहीं जीते या मंगोलों के हमलों को ही नहीं रोका, बल्कि उसने एक बहुत ही सख्त बाजार नियंत्रण नीति भी लागू की। अब इसका मकसद क्या था? मकसद था कम से कम खर्चे में एक बहुत बड़ी सेना बनाए रखना। और इसका एक नतीजा ये हुआ कि आम लोगों के लिए भी चीजों के दाम काफी हद तक स्थिर रहें। अच्छा, खिलजियों के बाद मैदान में आते हैं तुगलक। और ये दौर अपने कुछ सबसे अनोखे और कह सकते हैं कि विवादास्पद सुल्तानों के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा दौर था जिसमें बड़े बड़े प्रयोग भी हुए और लोगों की भलाई के काम भी। तुगलक वंश की कहानी में दो सुल्तान बिल्कुल आमने सामने खड़े दिखते हैं। एक तरफ था मोहम्मद बिन तुगलक, पढ़ा लिखा विद्वान, लेकिन उसके जितने भी बड़े बड़े आइडियाज थे वो सब बुरी तरह फेल हो गए। और फिर दूसरी तरफ था फिरोज शाह तुगलक, जिसका पूरा ध्यान लोगों की भलाई पर था, नहरें बनवाना, टैक्स कम करना, इस तरह के कामों पर। चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के उन शानदार फैसलों की बात करते हैं जो असल में विनाशकारी साबित हुए। पहला, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना। इस एक फैसले ने हजारों लोगों को बेहिसाब तकलीफ दी। दूसरा, सोने चांदी की जगह तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाना। इससे तो पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई। और तीसरा, टैक्स में जबरदस्त बढ़ोतरी, जिसने किसानों को बगावत करने पर मजबूर कर दिया। और तुगलक वंश के बाद से ही सल्तनत की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। यहीं से इसके पतन की कहानी की शुरुआत होती है। ये टाइमलाइन देखिए, ये सल्तनत के आखिरी दिनों की कहानी है। 1398 में तैमूर का हमला होता है, एक ऐसा हमला जिसने दिल्ली को लगभग तबाह कर दिया और सल्तनत की तो जैसे कमर ही तोड़ दी। इसके बाद जो सैयद और लोधी वंश आए वो बहुत कमजोर थे, वो सल्तनत की खोई हुई शान वापस नहीं ला पाए। और फिर आता है साल 1526, जब वो लड़ाई हुई जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। और दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी, एक बहुत ही सख्त और घमंडी किस्म का शासक। नतीजा, उसके अपने ही सरदार और अमीर उससे नाराज हो गए और घर की ये फूट सल्तनत के लिए जानलेवा साबित हुई। इब्राहिम लोधी से इसी नाराजगी ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दे दिया। और फिर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये दिल्ली सल्तनत के 320 साल लंबे राज का अंत था। और यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन एक मिनट, क्या सल्तनत के खात्मे के साथ ही उसकी कहानी भी खत्म होगी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली सल्तनत ने भारत पर एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। क्या क्या दिया इस दौर ने हमें? एक नया प्रशासनिक सिस्टम, फारसी भाषा का विकास और वास्तुकला का एक बिल्कुल नया शानदार स्टाइल। लेकिन शायद सबसे बड़ी देन थी एक मिलीजुली भारतीय इस्लामिक संस्कृति, जिसका असर आज भी महसूस होता है। और हाँ, फिरोज शाह तुगलक जैसे सुल्तानों के कृषि सुधार और नहरों का नेटवर्क भी एक बहुत बड़ा योगदान था। और ये विरासत ये आज भी दिल्ली की इमारतों में सांस लेती है। कभी कुतुब मीनार की ऊंचाई को देखिए, अलाई दरवाजे की बारीक नक्काशी पर गौर कीजिए, या तुगलकाबाद किले के विशाल खंडरों के बीच चलिए। ये सब उस दौर की कहानी कहते हैं। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, क्या दिल्ली सल्तनत सिर्फ राजाओं, लड़ाइयों और राजवंशों की कहानी थी, या ये भारत के समाज, उसकी संस्कृति और राजनीति में आए एक बहुत गहरे बदलाव का सफर था? एक ऐसा सफर जिसकी गूंज शायद हम आज भी सुन सकते हैं। यह सोचने वाली बात है ना?